नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यह लेक्चर एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन की सेकेंड सेमेस्टर की छात्राओं के लिए तैयार किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर चर्चा करेंगे। हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे उनमें प्रमुख हैं इंट्रोडक्शन अर्थात मिल्क क्या होता है, मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है, मिल्क की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, मिल्क प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और मिल्क के सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिल्क क्या है। मिल्क मैमल्स की मेमरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है और किसी भी इन्फेंट की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो हेल्दी फूड्स होते हैं क्योंकि इनमें पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ ये फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन को प्रदान करते हैं। यदि हम मिल्क का कंपोजिशन देखें तो मिल्क का कंपोजिशन कई तत्वों पर निर्भर करता है। जिस एनिमल का मिल्क प्राप्त किया जा रहा है उसकी हेरिडिटी, उसकी एज और उसके पोषण पर, पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। फिर भी यदि हम देखें तो मिल्क में जो पोषक तत्व होते हैं उसमें वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स और विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब हम एक एक पोषक तत्वों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर। तो मिल्क में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। पानी जो होता है वह एक सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है और मिल्क के सभी पोषक तत्व इसमें या तो सॉल्युबल फॉर्म में या कोलाइडल फॉर्म में या इमल्शन के फॉर्म में पाए जाते हैं और इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं। दूसरा हम फैट देखें तो मिल्क में जो फैट होता है वह इमल्शन के फॉर्म में होता है और इस फैट के कारण ही मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को एक विशेष फ्लेवर प्राप्त होती है। 64% डिफरेंट प्रकार की फैटी एसिड्स मिल्क में पाए जाते हैं, जिनमें से 62% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और 37% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसके अलावा मिल्क में फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल और कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। मिल्क जो है वह फैट सॉल्युबल विटामिन का एक अच्छा कैरियर है और मिल्क में क्योंकि कई तरह के ग्लिसराइड्स पाए जाते हैं इसलिए इसका ट्रू मेल्टिंग पॉइंट बताना मुश्किल होता है। एक मिल्क में अवगुण कह लीजिए होता है कि वह अपने आसपास की ओडर को आसानी से अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, मिल्क फैट। तो इसके अलावा मिल्क में जो होते हैं इमल्शन को बनाए रखने के लिए, इमल्शन की स्टेबिलिटी के लिए कई सरफेस एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं और ये जो सरफेस एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये मिल्क फैट के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं और हायर प्रोपोर्शन में फैट ग्लोब्यूल्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। यदि हम प्रोटीन देखें तो मिल्क में प्रमुख रूप से दो तरह के प्रोटीन होते हैं, केसीन और वे प्रोटीन। केसीन जो होता है वह 80% टोटल नाइट्रोजन का, मिल्क में पाए जाने वाले टोटल नाइट्रोजन का 80% होता है और यह कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है और मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वे प्रोटीन जो होते हैं वह लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन होते हैं। ये सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं और घुलनशील अवस्था में मिल्क में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट यदि हम देखें तो मिल्क में 4.6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उनमें प्रमुख रूप से लैक्टोज होता है। लैक्टोज जैसा कि आप जानते हैं कि डाइसैकेराइड है। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है और ये लैक्टोज जो होता है नवजात शिशु की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होता है। इसके अलावा मिल्क में कुछ डाइसैकेराइड्स, ग्लूकोज, ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट हम पोषक तत्व देखें, ऐश एंड सॉल्ट। तो सामान्यतः ऐश और सॉल्ट जो होता है एक ही अर्थ में माना जाता है लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। मिल्क सॉल्ट से तात्पर्य है कि जब मिल्क को हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो जो हमें व्हाइट कलर का रेसिड्यू प्राप्त होता है वह मिल्क सॉल्ट होता है, जिसमें कि प्रमुख रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और सल्फर के
ऑक्साइड्स होते हैं और थोड़ी मात्रा में क्लोराइड्स भी पाए जाते हैं। मिल्क में बहुत ही थोड़ी मात्रा में ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। ट्रेस एलिमेंट में मुख्य रूप से कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं, लेकिन ये ट्रेस एलिमेंट की मात्रा एनिमल की फूड पर निर्भर करती है कि उसे किस तरह का आहार दिया जा रहा है। मिल्क सॉल्ट्स के अंतर्गत हम देखें तो मिल्क में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स और साइट्रेट्स पाए जाते हैं। अब यदि हम देखें विटामिन, तो मिल्क विटामिन का अच्छा सोर्स है। इसमें वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन दोनों ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिनों में प्रमुख रूप से विटामिन ए जो है मिल्क में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी मिल्क में कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम। तो मिल्क में कई प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वे उपस्थित रहते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं मिल्क के पूरे सिस्टम में फैले हुए रहते हैं। कुछ एंजाइम्स फैट ग्लोब्यूल्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कुछ एंजाइम्स केसिन मिसेल्स के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो कुछ एंजाइम्स प्री कोलाइडल सिस्टम में पाए जाते हैं। जो प्रमुख एंजाइम हैं वह है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज आदि। इसके अलावा मिल्क में कुछ और कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। 1 लीटर मिल्क में 100 मिलीग्राम से भी कम मात्रा में ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स कई कैटेगरी के होते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की गैसेस होती हैं, अल्कोहल्स होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होते हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, फॉस्फेट्स एस्टर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ये जो टेबल है इसमें डिफरेंट स्पीसीज से प्राप्त होने वाले मिल्क का कंपोजिशन दिखाया जा रहा है। यदि हम इसमें देखें तो जो बफेलो, काउ, गोट और ह्यूमन मिल्क में यदि हम वाटर कंटेंट का कंपेयर करें तो बफेलो मिल्क में वाटर सबसे कम होता है और ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है। फैट की मात्रा देखें तो फैट भी बफेलो मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है और ह्यूमन मिल्क में कम होता है। प्रोटीन यदि हम देखें तो बफेलो मिल्क में 4.78% होता है तो ह्यूमन मिल्क में 2.14% होता है। काउ मिल्क में 3.47% होता है और गोट मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है 4.03। इसी तरह से यदि हम लैक्टोज की मात्रा देखें तो बफेलो मिल्क में 4.81% होता है, गोट मिल्क में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होता है 6% होता है, काउ मिल्क में 3.66% होता है तो ह्यूमन मिल्क में 3.76% होता है। ऐश की मात्रा देखें तो बफेलो मिल्क में 0.83% होती है, काउ मिल्क में 0.69% होती है, गोट मिल्क में ऐश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 5.02% और ह्यूमन मिल्क में 0.31% ऐश पाया जाता है। लेकिन ये जो कंपोजिशन है यह एनिमल के या ह्यूमन के आहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। तो मिल्क में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि इसे एक अच्छा आहार बना देती हैं। यदि हम प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहला है कि मिल्क की जो एक विशेष प्रकार की गंध होती है, टेस्ट होता है और अपीयरेंस होता है। और ये जो क्वालिटी होती है मिल्क की यह एनिमल के आहार पर निर्भर करती हैं कि उन्हें किस तरह का आहार दिया जा रहा है और उन जो घास वगैरह दी जा रही है वह किस तरह की है। दूसरी यदि हम प्रॉपर्टी देखें तो मिल्क एक अच्छा बफर सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें प्रोटीन और फॉस्फेट के कारण इसकी बफर क्वालिटी होती है। मिल्क को यदि एसिडिफाई किया जाए तो वह उसका प्रोटीन जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है। पीएच यदि हम मिल्क का देखें तो मिल्क का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.6 से लेकर के 6.7 पीएच मिल्क का होता है। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क के कंपोनेंट्स पर निर्भर करती है, लेकिन यदि हम गाय के दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो एवरेज 1.032 होती है। यदि हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो रेंज होती है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से -0.61% होती है। ये फ्रीजिंग पॉइंट भी जो होता है उसमें सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर निर्भर करता है। मिल्क को यदि हम एजिटेट करते हैं तो वह फोम फॉर्म करता है। ये फोम फॉर्मेशन जो होता है मिल्क के अंदर एयर एंटर करने के कारण होता है। जब मिल्क में एयर एंटर करती है तो उसमें एयर बबल्स फॉर्म होते हैं। उन एयर बबल्स के चारों ओर प्रोटीन की पतली सी लेयर
पाई जाती है और जिसमें कि फैट के ग्लोब्यूल्स जो होते हैं फैले हुए रहते हैं। और इन्हीं सब कारणों के कारण जो बफेलो मिल्क होता है उसमें फोम्स फॉर्मेशन काउ मिल्क की तुलना में अधिक होता है। अब हम देखेंगे मिल्क प्रोसेसिंग। तो क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, मिल्क बहुत ही पेरिशेबल फूड है, इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जरूरी हो जाता है कि उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियाज को नष्ट किया जाए और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। प्रोसेसिंग के क्रिया के द्वारा एक और जहाँ बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है, वहीं जो फॉरेन सब्सटेंस मिल्क में पाए जाते हैं या फॉरेन फ्लेवर पाई जाती है उन सभी को प्रोसेस करके हटाया जाता है। प्रोसेसिंग की क्रिया के दौरान जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करके कम कर दिया जाता है और उसके फ्लेवर को अच्छा बनाया जाता है और उसकी कीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। मिल्क प्रोसेसिंग के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 क्रियाएं आती हैं: क्लैरिफिकेशन, पाश्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन। क्लैरिफिकेशन से तात्पर्य होता है कि मिल्क में जो निलंबित गंदगियां हैं, जो तैरने वाली गंदगियां हैं, उनको दूर करना। तो दूध धोते समय बहुत सी गंदगियां आ जाती हैं, डर्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, फ्लिंथ आ जाते हैं, उन सबको रिमूव करने का काम जो होता है वह क्लैरिफिकेशन के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन क्लैरिफिकेशन की क्रिया के द्वारा केवल तैरने वाली अशुद्धियां जो है, निलंबित अशुद्धियां हैं, वही दूर होती हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसके द्वारा दूर नहीं हो पाते। उनको दूर करने के लिए पॉस्चराइजेशन करना आवश्यक होता है। पॉस्चराइजेशन की क्रिया जो है वह लुइस पॉस्चर के नाम पर इसका नाम पड़ा है। लुइस पॉस्चर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉस्चराइजेशन क्रिया का आविष्कार किया था। इस पॉस्चराइजेशन की क्रिया के द्वारा मिल्क में बैक्टीरिया काउंट को कम कर दिया जाता है। 99% बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया जाता है और बैक्टीरिया के साथ साथ ईस्ट और मोल्ड को भी नष्ट कर दिया जाता है। पॉस्चराइजेशन की क्रिया 2 तरह से की जाती है: बैच प्रोसेस मेथड, इसमें मिल्क को 61.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कभी कभी 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स तक गर्म किया जाता है और तेजी के साथ उसको ठंडा करते हैं तो मिल्क पॉस्चराइज हो जाता है। दूसरी जो मेथड होती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, इस मेथड में मिल्क को 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। इसके अलावा आजकल एक प्रोसेस और उपयोग में लाई जाती है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जिसके अंतर्गत 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 सेकंड के लिए या फिर 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 सेकंड के लिए मिल्क को गर्म किया जाता है तो उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि मिल्क में जो फैट के ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं उनको और छोटे रूप में परिवर्तित करना और मिल्क में मिक्स कर देना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम मिल्क को स्थिर रखते हैं तो फैट ग्लोब्यूल्स ऊपर आकर के क्रीम के रूप में अलग हो जाते हैं। तो इनको दूध में मिक्स करने के लिए उनमें होमोजेनाइजेशन की क्रिया की जाती है, जिसके अंतर्गत मिल्क को प्रेशर और वेलोसिटी के साथ बारीक छलनी से गुजारा जाता है, जिससे कि वो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वह छोटे हो जाते हैं। सामान्यतः जो फैट ग्लोब्यूल्स का साइज होता है वह 0.1 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक होता है, जब होमोजेनाइजेशन के पश्चात फैट ग्लोब्यूल का जो साइज होता है वह 2 माइक्रोमीटर हो जाता है। होमोजेनाइजेशन की क्रिया होमोजेनाइजर से की जाती है। 3 तरह के होमोजेनाइजर उपयोग में लाए जाते हैं: रोटेटरी टाइप, लो प्रेशर रोटेटरी टाइप, हाई प्रेशर होमोजेनाइजर और सोनिक वाइब्रेटर होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजेशन की क्रिया के दौरान फैट ग्लोब्यूल्स छोटे हो जाते हैं और उनका जो सरफेस एरिया होता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वह जब हम मिल्क को स्थिर रखते हैं तो अलग लेयर नहीं बना पाते हैं। और इस होमोजेनाइज्ड मिल्क से जब कर्ड तैयार किया जाता है तो वह क्या होता है, आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और फर्म कर्ड जो होता है वह हमको या सॉफ्ट कर्ड हमको प्राप्त होता है। अब देखेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अभी हमने देखा कि मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। अब मिल्क से कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं। तो कई तरह के पदार्थ होते हैं मिल्क से। कुछ पदार्थ का उपयोग हम स्वीट्स बनाने के लिए करते हैं, कुछ पदार्थ का उपयोग हम फ्रोजन डेजर्ट्स के रूप में करते हैं, तो कुछ पदार्थ हम थेरेपेटिक यूज के हिसाब से भी तैयार करते हैं। तो जो मिल्क से तैयार होने वाले पदार्थ हैं उसमें सबसे पहला है विटामिन डी मिल्क। तो ये देखा गया है कि सामान्यतः जो इंडियन चिल्ड्रंस होते हैं उनकी डाइट में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए
मिल्क को अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेडिकेट किया जाता है तो मिल्क में पाया जाने वाला स्टेरॉल 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने के लिए जो मिल्क विटामिन डी कॉन्सेंट्रेट मिल्क में मिलाए जाते हैं। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार मिल्क को विटामिन और मिनरल से फोर्टिफाइड किया जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को लो सोडियम मिल्क लेना होता है। सामान्यतः मिल्क में क्या होता है 50 मिलीग्राम पर 100 ml मिल्क सोडियम पाया जाता है। इस सोडियम की मात्रा को कम करने के लिए मिल्क में आयन एक्सचेंज रेजिन से मिल्क को पास किया जाता है तो सोडियम की मात्रा 3 से लेकर 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ मिल्क हो जाती है। साथ ही साथ कई लोगों में तुम लोगों ने सुना होगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस पाया जाता है, वो दूध के लैक्टोज को सहन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए लैक्टेज की क्रिया जो है लैक्टेज प्रोसेसिंग की क्रिया मिल्क में कराई जाती है, जिसके के कारण मिल्क में लैक्टोज कम हो जाता है और ऐसे व्यक्ति भी मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम स्किम मिल्क। तो होल मिल्क में से संपूर्ण दूध में से जब फैट कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है तो वह बन जाता है स्किम मिल्क। ये फैट कंटेंट को कम करने की क्रिया सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा की जाती है। कितनी मात्रा में फैट कंटेंट अलग किया गया है उसके आधार पर फिर इसको सिंगल टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क आदि कहा जाता है। जब स्किम मिल्क तैयार किया जाता है तो उसको विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है, क्योंकि जब इसमें से हम फैट कंटेंट निकालते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी कम हो जाते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए उसमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क। तो मिल्क बहुत बल्क मात्रा में जब प्रोड्यूस हो जाता है उसको स्टोरेज करना, रेफ्रिजरेट करना मुश्किल होता है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिल्क को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, जिसके लिए उसमें से वाटर की मात्रा को कम किया जाता है। तो वाटर की मात्रा कम करके 3 तरह के मिल्क तैयार किए जाते हैं, इवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क एंड ड्राई मिल्क। इवेपोरेटेड मिल्क जो होता है वह होल मिल्क में से लगभग 50% वाटर को क्या होता है इवेपोरेट कर दिया जाता है। इस प्रोसेसिंग में रॉ मिल्क को पहले क्लैरिफाई किया जाता है, उसके बाद उसे 74 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्यूम पैन में कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इस कॉन्सेंट्रेशन के बाद उसे विटामिन डी से फोर्टिफाइड करते हैं, होमोजेनाइज्ड करते हैं और फिर केन्स में भरा जाता है। कंडेंस मिल्क आता है। कंडेंस मिल्क जो है वह इवेपोरेटेड मिल्क से ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसके शेल्फ लाइफ को और बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में शुगर का उपयोग किया जाता है। 65% सुक्रोज जब मिल्क में मिला दी जाती है तो कंडेंस मिल्क में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट आता है ड्राई मिल्क। तो जो एक्सेस मात्रा में मिल्क यदि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाता है तो उसमें से पानी कंटेंट को, वाटर कंटेंट को हटा करके उसे ड्राई मिल्क में कन्वर्ट किया जाता है। 97% पानी जो होता है उसे मिल्क में से दूर कर दिया जाता है और ड्राई मिल्क तैयार किया जाता है। इस क्रिया के लिए स्प्रे ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। स्किम मिल्क जो होता है वह लो फैट मिल्क और ड्राई मिल्क जो होता है वह लो फैट मिल्क और स्किम मिल्क से भी तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है क्रीम। क्रीम जो होता है फैट का कॉन्सेंट्रेट होता है। जब हम दूध को थोड़ी देर स्थिर रखते हैं तो फैट ऊपर आ जाता है, एक लेयर के रूप में तैयार हो जाता है। उस लेयर को सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा आसानी से अलग करके क्रीम तैयार की जाती है और इस क्रीम में फैट की मात्रा कितने आधार पर है उसके आधार पर क्रीम की कई कैटेगरी बनाई गई हैं। जब मिल्क में 10 से 12% तक क्रीम होती है तो उसे हाफ एंड हाफ मिल्क कहते हैं। जब 18% फैट होता है तो वो टेबल क्रीम या कॉफी क्रीम कहलाती है। व्हिपिंग क्रीम में 30 से 36% फैट पाया जाता है और बटर के निर्माण के लिए जो क्रीम यूज की जाती है उसमें 25 से 40% फैट होता है। सॉर मिल्क जो तैयार की जाती है उसे पहले पॉस्चराइज किया जाता है, उसमें 18% तक फैट होता है। इसके पॉस्चराइजेशन के लिए 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए उसे पॉस्चराइज किया जाता है तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है बटर। बटर जो है प्रमुख रूप से मिल्क फैट होता है जिसमें कि 80% फैट की मात्रा होती है और जो नॉन फैट कंपोनेंट होते हैं उनमें प्रमुख रूप से मॉइस्चर, मिल्क सॉलिड, नॉन फैट एंड सॉल्ट पाए जाते हैं।
बटर में स्वीट और सॉर दोनों ही तरह की क्रीम से तैयार किया जा सकता है। ज्यादातर सॉर क्रीम से बटर जो होता है तैयार किया जाता है। सॉर क्रीम से बटर तैयार करने के लिए पहले क्रीम को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक पॉइस्चराइज किया जाता है, और जैसे ही हाई टेम्परेचर पर उसको लाया जाता है थोड़े समय के लिए, तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाता है। फिर उसमें डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्टर के रूप में या कल्चर के रूप में ऐड किए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दो तरह के बैक्टीरिया इसमें डाले जाते हैं। एक बैक्टीरिया जो होता है वह मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि मिल्क कर्डल हो जाता है। और जो दूसरा बैक्टीरिया होता है वह मिल्क के साइट्रिक एसिड को प्रक्रिया करता है और एक वोलेटाइल एसिड तैयार करता है, जिसे बोलते हैं डायएसिटिल। इस डायएसिटिल के कारण बटर को एक अच्छा फ्लेवर और एरोमा प्राप्त होती है। बटर का जो कलर होता है वह सामान्यतः येलोइश व्हाइट होता है, या फिर येलोइश व्हाइट से लेकर डीप येलो तक का हो सकता है, जो कि इस पर निर्भर करता है कि जिस जानवर का मिल्क से बटर तैयार किया जा रहा है उसकी डाइट में कैरोटीन की मात्रा कितनी थी। इसके अलावा बटर में कई प्रकार के कलरिंग मटेरियल, सिंथेटिक कैरोटीन आदि कई बार ऐड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वह है चीज। तो चीज जब मिल्क से डायरेक्टली तैयार किया जाता है तो उसे नेचुरल चीज कहते हैं। चीज तैयार करते समय मिल्क को पहले कर्डल किया जाता है। कर्डिंग करने के लिए उसमें एसिड मिलाया जाता है, या फिर रेनिन मिलाया जाता है, या फिर दोनों ही चीजें मिलाई जाती हैं। तो जो दोनों ही चीजें मिलाने से मिल्क जो कर्डल हो जाता है और वे जो होता है वह अलग हो जाता है। डिजायरेबल टेक्सचर और फ्लेवर प्राप्त करने के लिए फिर राइपनिंग की क्रिया की जाती है, अर्थात उसमें से वे को अलग किया जाता है। इसके लिए मिल्क को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर छोड़ा जाता है। यदि मिल्क का चीज का हम कंपोजिशन देखें तो चीज में प्रमुख रूप से प्रोटीन 20 से 25%, फैट 30 से 35% और मॉइस्चर 30 to 50% पाया जाता है। चीज कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है चेदार चीज, जो कि रॉ या पॉस्चराइज मिल्क से तैयार किया जाता है। पॉस्चराइजेशन की क्रिया के दौरान उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। पॉस्चराइज होल मिल्क को 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैक्टिक एसिड कल्चर उसमें मिलाया जाता है, और इसी समय उसमें आवश्यक कलर मिला दिए जाते हैं। आफ्टर 30 मिनट्स उसमें रेनिन सॉल्यूशन ऐड किया जाता है और उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके 30 मिनट बाद मिल्क जो होता है वह कर्ड के रूप में सेट हो जाता है, तो उसको क्यूब्स के रूप में काट करके चीज में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉटेज चीज। कॉटेज चीज जो होता है स्किम मिल्क से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए भी प्रोसेस जो है वो चेदार चीज की ही तरह है। पहले उसी कर्डल किया जाता है मिल्क को, उसमें से वे को अलग किया जाता है, और इसी समय इसमें थोड़ी मात्रा में सॉल्ट मिला दिया जाता है, इसके प्रिजर्वेटिव के रूप में और इसके फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए। कई बार मिल्क कर्ड में क्रीम मिलाई जाती है, और इस समय जो चीज प्राप्त होता है उसमें 80% तक मॉइस्चर जो होता है वह उपस्थित रहता है। नेक्स्ट होता है क्रीम चीज। तो क्रीम चीज जो होता है वह भी कॉटेज चीज की तरह ही होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि कॉटेज चीज स्किम मिल्क से तैयार किया जाता है, जबकि क्रीम चीज जो होता है यह होल मिल्क से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है योगर्ट है। योगर्ट जो है वह कोएगुलेटिंग मिल्क प्रोडक्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी कर्ड के समान ही होती है। इसे तैयार करने के लिए स्किम मिल्क या होल मिल्क का प्रयोग किया जाता है। मिल्क को 82 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर होमोजेनाइज्ड किया जाता है और फिर कूल किया जाता है, और इस हीट ट्रीटमेंट के बाद मिल्क में कल्चर मिलाया जाता है। सामान्यतः दो तरह के बैक्टीरिया इसमें मिलाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस बल्ग्यूरस और स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस, और 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल्क को गर्म किया जाता है और कई घंटों के लिए इसे रखा जाता है, जिसके कारण मिल्क में हल्की सी एसिडिक फ्लेवर आ जाती है। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, योगर्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल्क के समान ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है वह लैक्टोज के कारण फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट होता है कल्चर्ड मिल्क। तो कल्चर्ड मिल्क को स्किम मिल्क
या पार्शियली स्किम मिल्क से तैयार किया जाता है। इन मिल्क को माइल्ड हल्के से कोएगुलेट किया जाता है। इस कोएगुलेशन के लिए लैक्टिक एसिड कल्चर इसमें मिलाया जाता है और फिर इसे बेवरेज के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट होता है घी। तो इंडिया में घी का उपयोग मिल्क प्रोडक्ट के रूप में काफी मात्रा में किया जाता है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 40% जो होता है घी निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। घी जो होता है वह येलो कलर का होता है। गाय का घी, बफेलो का जो घी और गोट का घी होता है उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता है। घी में 99.5% फैट होता है और साथ ही फैट सॉल्युबल विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में एसेंशियल फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जो है वह फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट कहलाती है। इसका निर्माण करने के लिए होल मिल्क, स्किम मिल्क, क्रीम, बटर, बटर मिल्क, कंडेंस मिल्क, ड्राइड मिल्क आदि का उपयोग किया जाता है और ये सभी प्रोडक्ट या ये सभी कंपोनेंट आइसक्रीम में एक अच्छी फ्लेवर प्रदान करते हैं, उसकी बॉडी को इम्प्रूव करते हैं, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम में शुगर, स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, फ्लेवरिंग मटेरियल आदि भी मिलाए जाते हैं। शुगर जो आइसक्रीम में डाली जाती है मुख्य रूप से सुक्रोज होती है। इसके अलावा कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज और फ्रुक्टोज सिरप भी डाला जा सकता है। स्टेबलाइजर जो होते हैं वह आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल को आने से रोकते हैं और जो इमल्सिफायर होते हैं वह आइसक्रीम के फैट ग्लोब्यूल्स की क्लम्पिंग से रोकते हैं और स्मूथ टेक्सचर आइसक्रीम को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दही। तो दही का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में इंडियन डाइट्स में किया जाता है। लगभग टोटल मिल्क का 15% दही के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। दही की न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल्क की तुलना में अधिक होती है। इसकी पचनशीलता भी मिल्क की तुलना में अधिक होती है। कैल्शियम और फास्फोरस कंटेंट भी मिल्क की तुलना में अधिक होते हैं। दही में विटामिन भी मिल्क की तुलना में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है खोआ। तो खोआ जो है वो सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है मिल्क का। इसमें से वाटर को इवेपोरेट करके सॉलिड रूप में जो तत्व हमको प्राप्त होते हैं वो खोवे के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। खोवे का उपयोग इंडियन कन्फेक्शनरी में मिठाई बनाने में काफी मात्रा में किया जाता है। खोआ प्रिपरेशन के दौरान मिल्क का जो प्रोटीन होता है वो कोएगुलेट हो जाता है। खोवे का कंपोजिशन इस बात पर निर्भर करता है कि किसके दूध से खोवा तैयार किया गया है। यदि भैंस के दूध का खोआ होता है तो उसमें फैट का परसेंट 46% होता है, जबकि काऊ के दूध से यदि खोआ तैयार किया जाता है तो उसका में फैट कंटेंट 35% होता है। इसी प्रकार से प्रोटीन और लैक्टोज जो होते हैं वो काऊ मिल्क में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि बफेलो मिल्क के खोआ में कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखेंगे मिल्क सब्स्टिट्यूट। अभी तक हमने देखा कि मिल्क में कौन कौन से प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते थे, लेकिन अब हम देखेंगे मिल्क सब्स्टिट्यूट। यदि मिल्क का कोई व्यक्ति सेवन नहीं कर पा रहा है तो वो मिल्क के सब्स्टिट्यूट के रूप में कौन कौन से पदार्थों का सेवन कर सकता है या कौन से पदार्थ उपयोग में ला सकता है। सामान्यतः जो मिल्क सब्स्टिट्यूट होते हैं वे वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल सोर्सेज से प्राप्त होने के कारण उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको इमल्सिफायर, विटामिन, मिनरल्स आदि के द्वारा फोर्टिफाइड करके उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वह मिल्क के समान बना दी जाती है। फ्लूइड मिल्क जो होता है वह हमारी कंट्री में सोयाबीन मिल्क के रूप में और ग्राउंडनट मिल्क के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें स्किम मिल्क के साथ भी फ्लूइड मिल्क को मिला करके या स्किम मिल्क में वेजिटेबल फैट मिला करके फ्लूइड मिल्क तैयार किया जाता है और इस मिल्क में भी काफी पॉस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन आदि क्रिया करके उसे उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। अदर मिल्क सब्स्टिट्यूट के रूप में बटर, आइसक्रीम, कॉफी व्हाइटनर और व्हिप्ड टॉपिंग आदि के लिए भी मिल्क सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वह उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें वेजिटेबल फैट का मॉडिफिकेशन करके इनके सब्स्टिट्यूट तैयार किए जाते हैं। थैंक यू।